GTV में मुजाहिद वल्लवी आपको खुशामदीद कहता है। और 9 मई को 1 साल हो गया। पूरे साल 9 मई की बाज़गश्त सुनाई देती रही और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बल्कि फ़ौज और उनके हामी बिल्कुल सख्ती से एक मौक़िफ़ पर डटे रहे। और जबकि तहरीक इंसाफ, आपको इल्म है, बानी तहरीक समील जेलों में गए। इस दौरान 8 फरवरी आया तो ये बयानिया आया तहरीक इंसाफ की जानिब से कि 8 फरवरी ने ये साबित कर दिया कि 9 मई को उनकी हुकूमत मुलव्वस नहीं। इसका जवाब भी आ गया कि 9 मई को तहरीक इंसाफ को वोट देने वाले शायद 1.5% से नहीं थे। तो वो जो कोई इम्कानात या ख़बरें या अफवाहें गर्दिश कर रही थीं कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ को एक दूसरे से करीब लाने के लिए, टेंशन ख़त्म करने के लिए, महाजराई करने के लिए कुछ अनासर, कुछ अवाम इस सरगर्म अमल हैं। इस सिलसिले में हमारे बहुत ही काबिल एहतराम मोहतरम नईम लोधी साहब का भी, जो बड़े अहम दफाई उहदों पर रहे और बड़ा मोतबर नाम था, उनका भी आया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कोई वाज़े तौर पर कोई जिसे कहते हैं ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। तो मैं सबसे पहले नईम लोधी साहब आपको शुक्रिया अदा करता हूं। और आपने देखा कि मुझे तो ये लगा ख़ास तौर पर कल, और वो भी 9 मई से सिर्फ 2 दिन पहले, जो DIG ISPR का बयान आया और बड़ी 2 घंटे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस रही। उसके बाद फिर PTI के तर्जुमान का बयान भी उतनी सख्ती से आया। तो फ़िज़ा जो है ऐसा लगता है कि कोई 8 माह 9 मई के करीब ही है। उसी तरीके से, और आपको इल्म है कि कैसे वक्त में जब पाकिस्तान शदीद इंटरनेशनल एतबार से बहरान का शिकार है, अफ़गानिस्तान ईरान से ताल्लुक़ात, इंडिया से, तो और उससे बढ़कर माशी क्राइसिस से गुजर रहा है। और उस महाजराई को यकीनन मुहब्बे वतन लोग आप जैसे ये चाहते होंगे कि ईज़ हो। तो क्या पहले तो ये बताइए कि वाकई आप लोगों ने कोई कलेक्टिव या आपने इंडिविजुअल कोशिश इस तरह की थी कि महाजराई में कमी आए, कुछ इफ़ाम व तफ़हीम की राह निकले? लोधी साहब जी, अस्सलाम वालेकुम जी। पहले मैं इसका मुख्तसर जवाब ये दे दूँ, जी हाँ, कोशिश की थी और की थी नहीं, कोशिश जारी है। और ये कोशिश जब तक मेरी जान में जान है, ये मैं जारी रखूँगा। और लोग भी इसमें साथ हैं, कुछ अपने तई अलग-अलग कर रहे हैं, कुछ साथ मिलने को भी तैयार हैं। ये जब कोई ऐसा मौका आएगा तो आपको बताऊँगा। 1-2 जुमले मैं ज़रा 9 मई के हवाले से कह दूँ। इसमें कोई शक नहीं है, पूरी कौम इस पर मुत्तफ़िक़ है कि 9 मई को जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। और इससे भी हम मुत्तफ़िक़ हैं कि अब उसका फ़ैसला हो जाना चाहिए। लेकिन जब मौक़िफ़ अलग-अलग हों तो फिर कोई एक फ़रीक़ फ़ैसला नहीं कर सकता। फिर ये एक नॉर्मल लॉ और जस्टिस का तकाज़ा है कि जब 2 फ़रीक़ हों और दोनों के अलग-अलग बयानिए हों, तो फिर जो फ़ैसले हैं वो अदालतें करती हैं। और जैसे कल DIG ISPR ने भी कहा कि अदालतों को इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मैं भी यही कहता हूँ कि अदालतों को जल्द इसका फ़ैसला करना चाहिए। और 2 बातें उन्होंने बहुत उम्दा कही और मैं उनकी पूरी तायद करता हूँ। नंबर 1 कि झूठ और फ़साद हमेशा के लिए नहीं रह सकता। झूठ हमेशा वाज़ेह हो जाता है। आप लोगों को ज़्यादा देर तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मैं बिल्कुल उनकी इस बात की जो है वो तायद करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि अब तो तकरीबन दोनों साइडें जुडिशल कमीशन बनाने पर भी आमादा हो गई हैं, तो देर लगाने की ज़रूरत नहीं। या मैं तो कहता हूँ इतना लंबा चौड़ा क्या करना है, सारे सबूत उनके पास मौजूद हैं, किसी भी सिविल कोर्ट में ले जाएँ, सबूत फराहम करें और लोगों को सज़ाएँ दें। या अगर फ़ौज ने ऑलरेडी सज़ाएँ दे रखी हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करेंगे कि उनको प्रोमलगेट करवा दें, ताकि आगे अपीलों में लोग जाएँ और बजाय इसके कि लंबा ये जेलों में पड़े रहें, जो भी होना है वो हो जाए। नहीं, लेकिन लोधी साहब देखिए, लोधी साहब आज जब 1 साल बाद खुद फ़ौज के तर्जुमान कह रहे हैं कि आइन के तहत उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। इसके माने एक तो ये कि लोग जो 7 साढ़े 7 हज़ार गिरफ्तार हुए, रिहा हुए, 18 ख़वातीन जेलों में हैं, 102 लोगों के मिलिट्री कोर्ट्स में केस चल रहे हैं, उनके फैसले नहीं हुए। कुछ फ़ौज के अंदर कुछ खोते हिसाबी का अमल हुआ। लेकिन 1 साल बाद भी वो कह रहे हैं ना कि जुडिशल कमीशन या इंक्वायरी कमीशन क्यों नहीं कायम कर सका। और शायद इससे ज़्यादा जिम्मेदारी उन लोगों की नहीं होती थी, क्योंकि एक बात ये भी लगी, शायद आप
मेरी ऑब्जर्वेशन है, शायद एग्री करें या ना करें, कि गालिबन डीजी ISPR का मुझे तो इस बयान लगा कि एक तरीके से वो मैसेज इस हुकूमत को दे रहे थे जो एंजॉय कर रहे हैं कि आपने क्या करा। ये तो मिलिट्री से, बल्कि आपने तो और ये देख रहे होंगे जी जी, उनका बल्कि एक लाइन का और इसमें इजाफा कर दूं कि मौजूदा हुकूमत, शरीफ हुकूमत तो, और मतलब इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 8 माह रूपोश रहे, इल्ज़ाम लगे, जमानत हुए, कोई लीडर ऑफ दी अपोजिशन सेनेट बना हुआ है, अरकान असम्बली तनख्वाह ले रहे हैं, कौमी असम्बली के वो हो रहे हैं, कमेटियों के चेयरमैन बन रहे हैं, और ये तमाम, आपको भी इल्म है कि मैंने कल भी कहा था कि इनमें से बहुत सारे लोग होंगे ये वास्केट या कोट पहनने से पहले भी पूछते होंगे बानी तहरीक से कि ये हम पहने या ना पहने, उनके बगैर कोई पत्ता नहीं हिलता होगा। तो इसलिए भी तो है ना कि इस गवर्नमेंट ने क्या करा, जो इनका काम था ना ये तो करना, फौज तो नहीं करती कि फसादियों को पकड़े। IG क्या करे थे, DIG, उन्होंने कितने केस दर्ज करे, उन्होंने कितने, जो आमतौर पर बड़ी तेज़ी दिखाते हैं वो केस बनाने में, कोर्ट में पेश करने में, अदालतें बिठाने में। जी देखिए, अगर हम इस बहस में पड़ गए ना तो काफ़ी लंबा, जैसे आपके सिर्फ एक जुमला आपने कहा कि बानी PTI के बगैर वहाँ पर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं, ये किसके कहे बगैर एक पत्ता उधर भी नहीं हिल सकता? इस बात को मैं यही छोड़ देता हूं ताकि ये बहस ना हो। हाँ जी, मैं सिर्फ ये कहता हूं, देखिए इस वक्त ये दो बातें जिस बुनियाद पर मैं मुफाहमत की कोशिश कर रहा हूं, एक ये कि जो इदारे होते हैं किसी भी मुल्क के, किसी भी स्टेट के, उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता, उनको आप चैलेंज नहीं कर सकते, और सब फिर एक को अगर आपने चैलेंज किया तब भी बात है, आपने यक वक्त तमाम इदारों को चैलेंज किया हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि आपकी एक बड़ी फॉलोइंग है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप पूरी स्टेट के तमाम अदारों को चैलेंज कर दें, ऐसे मुल्क नहीं चल सकता। मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि किसका कसूर है किसका नहीं, उसको फिलहाल बहस को हम छोड़ रहे हैं क्योंकि ये मामला बड़ा फिर तवील हो जाएगा। लेकिन दूसरी बात ये है, ये स्टेट के सोचने की बात है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों की उमंगों को कुचल कर या उनको ये कहकर कि आप मिसगाइड हो गए हैं और आप मुल्क का चलाना भी वो भी मुश्किल है। तो हमारी ये कोशिश है, जो लोग मुफाहमत कर रहे हैं, कि किसी किस्म का इंतशार पैदा ना हो। और मैं ये भी बात मानता हूँ बिल्कुल DG ISPR की, कि किसी को इस मुल्क में इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और जब मैं किसी को कह रहा हूँ तो मैं किसी को, सब उसमें शामिल है। कोई भी जो है ना मुल्क में अगर ऐसे काम करे या ऐसी बात करे जिससे इंतशार फैले, तो वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये, मैंने इसका नाम रखा है शॉर्ट टर्म इमीडिएट रिकंसिलिएशन, कि वो तो तयन होता रहेगा, वो तो अदालतों का काम है कि किसका कसूर है किसका नहीं है, मेरा काम नहीं है, आपका काम नहीं है। लेकिन ये है कि इस वक्त जैसे आपने खुद कहा कि मुल्क जो है मजीद इंतशार का मुतम्मल नहीं हो सकता। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बाहर से आने के लिए हम इंतजार कर रहे हैं, यहाँ से अंदर से इन्वेस्टमेंट के लिए इंतजार कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिक्योरिटी की सिचुएशन बेहतर होने का इंतजार कर रहे हैं, हम यहाँ पर पॉलिटिकल सिचुएशन बेहतर होने का इंतजार कर रहे हैं। उसके लिए जो मैंने कोशिश की, उसके लिए जो फार्मूला दिया, वो सिर्फ वो है और ये टेम्परेरी है। और मेरी फिर लेकिन इसमें लोधी साहब एक बात तो है ना, मैं आपको अगर मिसाल दूं हैदराबाद साजिश केस की, जो भुट्टो साहब के ज़माने में चला, उसमें बलोच और पख्तून लीडरशिप ने काबुल गई, मास्को गई, उन्होंने धमाके कबूल किए, उन्होंने कहा हमने ये तोड़फोड़ की, किताबों में लिखा गया, वो तो पूरा केस था जो तैयार था, जो एक्सेप्ट किया गया था। 9 मई के वाक़े में कोई ऐसी तस्वीर, कोई ऐसा प्रूफ जिसमें वो उनकी क़यादत बाकायदा उसमें अंदर दाखिल हो रही है और आग लगा रही है। मुख्तलिफ चेहरे थे, आम लोग थे, वो थे, कोई प्रोमिनेंट लीडर, वो ये कहते हैं कोई सबूत नहीं मिला कि वो लोग नज़र आए हों। और ये इस्टेब्लिश बहरहाल पॉलिटिकल गवर्नमेंट को या जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का साथ दे रही थी, उन्हें फिर साबित करना था। वो तो इलेक्शन में भी फेल हो गए। आपको भी इल्म है कि पंजाब में शरीफ हुकूमत को वोट नहीं मिले, जो फॉर्म 45 के तहत तो उनको 140 नशिस्तें मिली, ये तो 1.7 और आप कहें 31%। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ना तो आवाम ने बयानिया कबूल किया, ना ये साबित हो सका। और आज भी मैं देख रहा था कि बानी तहरीक ने बयान दिया कि फौज मेरी है, जवान मेरे हैं, हम फौज के खिलाफ नहीं हैं। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, और यही बयानिया मेरा ख्याल है कि आना चाहिए दूसरी तरफ से कि अवाम हमारे हैं
और इनके साथ अच्छे तरीके से डील करना हमारी जिम्मेदारी है और इस तरीके से चीजें आगे चल सकती। मैं भी यही कह रहा हूं। कैसे मैं ये डील कह रहा हुआ हूं कि इस चीज लोधी का साहब? फिर मुझे कहना पड़ेगा आपको तो यहां से आगाज करना था कि 10 माह तक 19 खवातीन जेलों में रही। आप प्रूफ तो नहीं देख सके ना। यास्मीन राशिद नजर आती है कि हाँ पुरअमन रहो। जी, अगर आप इसमें फिर इस लेवल पे, मेरा मुझे ख्याल नहीं है- आना चाहिए, मैं इस लेवल में बहस में आना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन बेसाख्ता निकल आया मेरे जी, जबान से कि हाँ कहीं जी, ना चलो कहीं से तो मैं आगाज करना सिलसिले में पड़ेगा ना सिर्फ फिर। जी, सिर्फ मैं आपको एक छोटा सा इशारा ये दे दूं कि अगर आप मेरा वो आर्टिकल पढ़े जिसमें मैंने मुफाहमत की बात की है, तो ये एग्जैक्टली उसमें मौजूद है। वो उसके 9 निकात हैं, जिसमें से एक नुक्ता एग्जैक्टली ये है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। उसमें मैंने ये कहा है कि जितने ये जो लोग जिन पर गुनाह साबित नहीं हुआ, जो खासकर जो बुजुर्ग ख्वातीन हैं, इनको रिहा करें। और भी लोग जिनके हम अच्छी तरह जानते हैं कि किन के आपने मुकदमे बनाए हैं जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और साफ ज़रा ये गवर्नमेंट से मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आप गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, ये अलग बात है। मैं दोबारा कह दूं, ये गवर्नमेंट भी एक पत्ता नहीं हिला सकती किसी से पूछे बगैर, लेकिन बात हम गवर्नमेंट ही की करेंगे। तो उनको चाहिए था कि ये सारा काम ये इस तरीके से करते। लेकिन मैं पीटीआई को भी कह रहा था कि देखें, आप अपनी जो लहजे में सख्ती है उसमें थोड़ी सी नरमी लेकर आए और कुछ थोड़ा सा आप एक दूसरे को स्पेस दें, तो ये बैक वक्त दोनों तरफ से नरमी की जरूरत है। लेकिन ये जो अभी आपने देखा है ना कि दोनों तरफ हार्डन हुआ स्टांस, तो आप समझ रहे हैं कि ये बातचीत के दरवाजे बंद हो गए। मैं ये समझता हूं कि बातचीत से पहले दोनों पार्टियों ने अपने स्टांस को हार्डन किया है ताकि बातचीत के वक्त वो अपने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर सकें। तो मुझे ये लग रहा है कि अनकरीब बातचीत होने वाली है। नहीं, आपने इसलिए दुरुस्त कहा कि यानी बहरहाल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहती तो उन्हें 8 फरवरी के इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं लेने देती, वो उन्हें बैंड भी कर देती, जैसे कि माजी में हुआ था। भुट्टो साहब ने नैब को बैन किया था, उन्होंने इनको इलेक्शन में लेने की इजाजत भी दी। जी जी। और जो और इलेक्शन में अगर कोई फॉर्म 45-7 हुआ जी, आपके ख्याल में उनको हिस्सा लेने दिया है इंतखाबात में? हाँ, उमर अयूब जीते ना बहरहाल। ठीक है, ओके, ठीक है, डन। नहीं, उमर अयूब को मैंने एक नाम दे दिया बेताकता के बहरहाल। नहीं, वो चूंकि मैं ऐसी बातें ज्यादा नहीं जानता ना, अगर आप कह रहे हैं कि उनको उन्होंने हिस्सा लिया और मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं जी। और ये हम एस्टेब्लिशमेंट के उस हिस्से से बात करें, इलेक्शन कमीशन की बात करें, हम फौज की बात नहीं कर रहे। फौज कैसे कोई लेना देना नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन है, ये जो हुकूमत थी, इंटरिम हुकूमत है, ये उनके काम थे। ये अदालतें हैं, ये उनके काम थे। अब हर चीज हम फौज पे तो नहीं डाल सकते ना। लोधी साहब, आपने यकीनन बड़ी अच्छी अब तक कोशिशें अगर की हैं और आप उसमें पॉजिटिव अंदाज में देख रहे हैं, लेकिन आपको भी इल्म है कि हमारी पार्टियां वन मैन होती हैं। पीपल्स पार्टी का नाम जरदारी है, नून लीग का नाम शरीफ है, तहरीक इंसाफ का नाम बहरहाल बानी है। उसको माइनस किए बगैर आपको भी इल्म है कि उनके फॉलोअर जो भी निगोशिएशन, जो भी पेशरफ्त उनके बगैर नहीं हो सकती। ऐसे ही है जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं। इसलिए लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारे तनाज़ुर में पाकिस्तान में इस वक्त कम अज़ कम एस्टेब्लिशमेंट भी एक पूरा भरपूर बहुत मकवी कुव्वत वाले एक फ्रीक है। और वो देखते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या सही है, क्या दुरुस्त है। उनकी कोई उनसे मुत्तफिक हो या ना हो, उनकी पॉलिसीज। और ये मैं आपको फिर बता दूं कि देखें, आप अदारों की पॉलिसी से इत्तफाक या ना इत्तफाकी कर सकते हैं, लेकिन अदारों से नहीं उनको आप कह सकते कि भी ये अदारा ही खराब है या पूरा अदारा ही को एक तरफ करना चाहिए। यही मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तरफ अवाम की काफी बड़ी तादाद है, एक तरफ कौमी अदारे हैं, दोनों एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। और दोनों के बगैर एहतराम नहीं, लोधी साहब, ये भी कहूंगा कि बहरहाल जिस तरीके से शख्सियत पैगंबर नहीं होती, इदारे भी मुकम्मल नहीं होते, क्योंकि इंसानों के बनाए हुए होते हैं। और आपने देखा कि ज़िया-उल-हक के दौर में मुहिम जुई हुई, कोड़े तक की सजाएं दी गईं, उन्होंने एक ख़ास किस्म का मज़हब इंट्रोड्यूस कराया। याह्या खान ने फ़ौज को कहाँ पर पहुँचा दिया था। तो इदारों से भी गलतियाँ होती हैं। और आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि
जी आप बोले, सॉरी टू से आप नहीं पूरा कर नहीं लें। तो और ये और आपके यहाँ भी बहुत सारे मुहिमजू जब लोग पैदा हुए, कोई बिल्ला अपने को कहलाता था और कहता था मैंने गवर्नमेंट गिरा दी। मेरे सामने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि मेजर फलां ने और मेरा बिल्ला ने मेरी गवर्नमेंट गिराई है। तो इस तरह के मुहिमजू अफराद थे और वो हमने देखा कि क्या क्या लोग करते रहे और वो उनकी नाक के नीचे करते रहे। तो ये अगर पॉलिटिकल लोगों को हम पकड़ना कहना आसान होता है, लेकिन जब हम बातें तो हम मुकद्दस गाय भी नहीं बनाना चाहिए। और शायद मेरे ख्याल में हुआ भी ऐसा, खुद एहतसाबी हुई भी हमारे इन इदारों में, और आज इसीलिए सर्वाइव कर गए याहिया खान और ज़िया-उल हक़ के बावजूद आपके इदारे और सबसे ज़्यादा मोतबर समझे जाते हैं। लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि वो मुकम्मल तौर पर दुरुस्त हैं। जी, पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है कि लगातार पूरी हिस्ट्री हमारी इस चीज़ से भरी हुई है। हम किसी खास उस टाइम का जिक्र किए बगैर कह सकते हैं कि इदारों ने थ्रू आउट किसी न किसी शक्ल में ऐसे काम किए हैं जो कि गैर कानूनी थे। लेकिन आप मुझे एक चीज़ का जवाब ज़रूर दें, क्योंकि आपने कहा है कि आप पॉलिटिकल फोर्सेस को इसमें दोष नहीं दे सकते। आप मुझे ये बताएं, मैं आज की बात करता हूँ, वो पॉलिटिकल फोर्स जो अदारों के कंधों पे बैठी हुई है, अगर उतर के पॉलिटिकल फोर्स के साथ मिल जाए और बातें करना शुरू कर दे, तो अदारे कोई इंटरफेरेंस कर सकते हैं? मुझे इसका जवाब दें आप। आपके सवाल में ही जवाब है। अच्छा बस ठीक है। तो बात ये है मेरे भाई कि जब जिसको अपना इंटरेस्ट नजर आता है, वो अदारे के कंधे पे सवार हो जाता है। और ये जो अभी बाहर है, ये पहले सवार थे, जो अभी अंदर है वो अब सवार है। जब ये सवारी खत्म करेंगे, अदारा अपना काम शुरू कर देगा और ये अपना काम शुरू कर देंगे। ये पैगाम होना चाहिए आपका। अदारों के लिए भी आपका पैगाम दुरुस्त है, लेकिन मेरा पैगाम पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए है कि आप पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल एरेना में रखें, उससे बाहर ना जाएं। अपनी तौकीर अगर आपने बनानी है तो अवाम की सपोर्ट पर इन्हिसार करें। किसी और की सपोर्ट पर इन्हिसार करेंगे तो ऐसे ही जलील होंगे जैसे बारी बारी सब जलील हुए हैं। नहीं, आपने दुरुस्त कहा, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि जो इस पूरी सूरत हाल से सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है ना कि बेनिफिशरीज कौन हैं। बेनिफिशरीज वो हैं कि जिनको एक से कई बार सज़ा हुई, बाहर गए, शरीफ ख़ानदान वापस आए, बाइज़्ज़त वापस आए, एयरपोर्ट पर बाकायदा उनका अंगूठा लगा और फिर वो बिल्कुल उनको शान लाया गया, जाती जुमरा। और फिर जिस तरह बेटी मरियम बनी उस तरह वो भी आपने देखा, भाई प्राइम मिनिस्टर बने वो भी आपने देखा, किस तरह भानुमति का जोड़ा गया वो भी देखा गया। उन्होंने पूरी एक जमात की नफ़रत की बुनियाद पर सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी तो ये रहे ना फिर उसमें। देखिए, बेनिफिशियरी तो सभी रहे हैं, कोई ज़्यादा रहा है, कोई कम रहा है, बस ये फ़र्क आप जो कह रहे हैं इसमें ये ज़रूर है। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है, हमें ये देखना है कि जो अवाम की राय है, चाहे वो जिसके साथ भी है, उसका एहतराम करना चाहिए, तब मुल्क आगे चलेगा। इस तरीके से मुल्क को चलाने की कोशिश करते रहें तो बहुत दुश्वारियां पेश आएंगी। और एक चीज़ का मैं इजहार कर दूं, ये सबके लिए है, ये जो हुकूमत है उनके लिए भी है, जो अदारे हैं उनके लिए भी है, बाकी जो फोर्सेस हैं उनके लिए भी है कि देखें, अवाम के बगैर मुल्क का कोई हैसियत नहीं है। अवाम की मंशा का एहतराम करना पड़ेगा। अदारों के बगैर मुल्क कायम रह ही नहीं सकता, अदारों का आपको एहतराम करना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें, ये बातें समझ लें, तब मामला आगे बढ़ सकता है। वरना तो ये जैसे एक इम्पैस सिचुएशन है जिसको मैं ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ऐसे ही रहेगी। और खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि ना हुकूमत करने के लिए किसी के लिए कोई चीज़ बचे और ना किसी चीज़ का दिफा करने के लिए किसी के लिए कोई चीज़ बचे। मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। लेकिन जिस डगर पे हम चल रहे हैं, अगर ये क्लैश बहुत बड़ा टाइटैनिक क्लैश हो गया तो ये मुल्क के लिए आप यूं समझे कि कुछ और बचे ना बचे, मुल्क बहुत कमज़ोर हो जाएगा। और दुश्मनों की यही प्लान है और इसीलिए वो इसमें तेल छिड़कते हैं कि किसी तरीके से हुकूमत की ये जिम्मेदारी, मैं इस वक्त सोचता हूँ कि बजाय इसके कि इन दोनों साइडों को दूरी, क्योंकि वो कहते हैं ना जी अब आप इनके पांव पड़ रहे हैं, अभी अब ये कर रहे हैं और फिर आके दे रहे हैं कि जी जरूर इसका फौरी तौर पे इस पर अमल होना चाहिए और फौरी तौर पे इसका इंसाफ होना चाहिए। अरे भाई, इंसाफ, बुनियादी इंसाफ ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन की पासदारी होनी चाहिए। मैं एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन दे रहा हूं ताकि सांस लेने का मौका मिले। उसके बाद जो बड़ा सोल्यूशन है वो ये है कि सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन की पासदारी करें, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो जमातें हों, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन हो। रोहित साहब, आपने एक ऐसी शदीद महाजर आई में जो इस
आग आग में से अपने को बचाना चाहता है, आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, यकीनन मुल्क और कौम के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि आप अभी तक पुरुमीद हैं। आपका शुक्रिया कि आपने मेरे लिए वक्त निकाला। शुक्रिया लोधी साहब। हमारे मोहतरम नईम लोधी साहब जो बड़े अहम और मुख्तसर रहे, उनका फरमाना है कि उनकी मुफाहमत की हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान कोशिशें जारी हैं। इसका चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बरेलवी आपको खुशामदीद कहता है। आज लाहौर का जीपीओ बिल्कुल मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा था और एक बार फिर ऐसा लगा कि पंजाब हुकूमत, ख़ास तौर पर उसकी पुलिस, एक आम सा कोई मसला था जिसको हैंडल करने में कामयाब नहीं हुई और घंटों स्क्रीनों पर पुलिस और वकला के दरमियान जो दस्तों गरेबां और जो लाठी चार्ज और जो फिर होता रहा, वो आप खुद देख रहे होंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ इरफान भट्टी हैं। भट्टी साहब, ये जो पहले तो कोई ऐसी खबर नहीं थी कि इस तरह का वाक़या इतना बड़ा सानिया बन जाएगा, इतना मैदान जंग बन जाएगा, ये हुआ कैसे भट्टी साहब? जी बहुत शुक्रिया बरेलवी साहब। हुआ ये कि जी ये काफी दिन से, ये तकरीबन 20-22 दिन हो गए कि यहाँ से कुछ अदालतें जो थी सेशन कोर्ट से वो शिफ्ट की गई मॉडल टाउन कचहरी में। उसकी वजह ये थी कि कसूर से आने वाले जो लोग थे, साइलिन थे, उनका ये कहना था जी कि हमें बहुत दूर आना पड़ता है, हमारे लिए मुश्किल है, हमारी अदालतें मॉडल टाउन शिफ्ट कर दें। चीफ जस्टिस साहब ने, रजिस्ट्रार साहब ने, दोनों ने मिलकर वहां पे फैसला किया और सेशन जज लाहौर ने फैसला किया कि जो अदालतें, जो कसूर के जितने केसेस होंगे जो लाहौर डिवीजन में आते हैं, उनको उधर शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन वकला का ये बयान था कि जी यहाँ पे हमें आने जाने में वक्त दरकार होता है और उसके साथ साथ पेट्रोल लगता है, हमारा टाइम जाया होता है, हम इधर के केस करें या वहाँ मॉडल टाउन कचहरी के केस करें, तो ये फैसला वापस लें और इन अदालतों को वापस हमारे अदल में ले आए। तो उसके ऊपर ये काफी दिन से गुफ्तगू चल रही थी, लेकिन वो मामला तय नहीं हो सके, जिसकी बात जो है आज वकला निकले, उन्होंने आज का अल्टीमेटम दिया था जी कि अगर आज ये फैसला नहीं होता तो हम सड़कों पर आ जाएंगे। आज वो ईवान अदल से निकले और हाईकोर्ट चीफ जस्टिस साहब के पास जाना चाहते थे, जिस पर पुलिस ने उनको जीपीओ चौक में जो गेट है लाहौर हाईकोर्ट का, चूंकि आप तो यहाँ आते जाते रहते हैं, आपको मालूम है कि मेन जीपीओ के बिल्कुल सामने लेकिन भट्टी साहब मसला ये है कि अगर वकला जो है भले सेशन कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, अगर वकला हाई कोर्ट के अंदर जा रहे थे तो क्या लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रजिस्ट्रार को हुक्म था कि इनको अंदर नहीं आने दिया जाए? यानी झगड़ा वहीं से शुरू हुआ ना, अगर अंदर चले जाते तो क्या फर्क पड़ता? जी बिल्कुल ऐसा, जी जस्टिस साहब ने कोई हुक्म ऐसा नहीं दिया था और उन्होंने गेट जो है वहाँ पे गार्ड्स ने और पुलिस ने जब बंद किया और उसके बाद जो है वो कह रहे थे कि हमने वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब से मिलने जाना है, तो उस पे जो है इंतजामिया जो है गेट की जो मैनेजमेंट है, उन्होंने कहा कि जी इतने सारे वकला नहीं जा सकते, आप इसको एक वक्त बनाए और मुख्तसरन 4, 5, 7, 6 लोग चले जाए। उसमें वकला नहीं माने और नारेबाजी शुरू होगी, फिर उन्होंने धक्कम पेल शुरू की, उसके बाद वो गेट जो है मेन उसको धक्का दिया और वो तोड़ने की कोशिश की। उसके बाद पुलिस वाले इलेक्शन आ गए। पुलिस तो सामने ही होती है, हाईकोर्ट के अंदर काफी पुलिस होती है। भट्टी साहब, इस बात पर आपको हैरत नहीं होती कि अभी आपकी यानी मरियम बीबी की हुकूमत को आए हुए शायद हफ्ते 2 ही हुए हैं, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप लाहौर में मौजूद है, चंद फल्लांग के फासले पर ये जगह मौजूद है, तो क्या कोई यानी पूरा इंतजाम एक आईजी, डीआईजी, एसपी को दे दिया है, वो जो कुछ करें? बदनाम तो हुकूमत होती है ना, पुलिस का क्या है, ट्रांसफर कर देंगे, पोस्टिंग कर देंगे, इधर कर देंगे। तो क्या ये पंजाब गवर्नमेंट को एहसास नहीं कि सारी जिम्मेदारी, सारी बदनामी उन्हीं के खाते में जाएगी पुलिस की इस मुहिम जुई से? जी बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा बरेलवी साहब, होता यही है। लेकिन एक तो वो मरियम बीबी की हुकूमत है, उन्होंने उसके बाद फौरी तौर पर एक ट्वीट किया एक्स पे, उन्होंने ये कहा कि जी उन्होंने सख्ती से मना किया है कि ताकत का इस्तेमाल वकला के खिलाफ नहीं होना चाहिए। लेकिन तब तक सारा पानी जो है वो पुलों के ऊपर से भी गुजर गया, सर के ऊपर से भी गुजर गया। उस वक्त तक आंसू गैस, लाठी चार्ज और उसके साथ साथ शेलिंग, और उसके बाद फिर थोड़ा सा वक्फा, फिर शेलिंग, फिर वक्फा, फिर शेलिंग, कि इस तरह लग रहा था कि जिस तरह आप यहाँ पे कोई मकबूजा इलाका है जिसको बाग गुजार करा रहे हैं या कच्चे के इलाके में ऑपरेशन शुरू हो गया।
तो मुझे तो ये लगा आज के जी शायद कच्चे का इलाका है और यहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं, आंसू गैस फेंक रहे हैं और नहीं, लोगों को मुझे भट्टी साहब हैरत इसलिए है कि ये तमाम वकला अगर चले, ये समझा जाता कि ये तहरीक इंसाफ के कारकुन थे जो कोला पैड बने थे। यकीनन इनमें खासी बड़ी तादाद जो मुस्लिम लीग की हामी भी होगी, पीपल पार्टी की भी हामी होगी या दीगर पार्टियों की होगी, ये वक्त सिर्फ वकला होंगे। तो इसलिए पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए आसान होता कि वहाँ जाते और इनके दरमियान गुफ्तगू करवाते, मुफाहमत कराते, यही काम होता है ना। और कोई लाहौर को इतना बड़ा शहर भी नहीं है कि आने जाने में मीलों लगे, घंटों लगे। तो ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, कहते ताराड़ साहब वगैरह प्रेस कॉन्फ्रेंसों के लिए रह गए, ब्रीफिंग के लिए रह गए। 9 मई की फिक्र है और आज 8 मई को आपने 9 मई बना दिया। देखिए बात यह है बरेलवी साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, वहां पे कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं थी। और दूसरी बात, ये मेरा जाती ख्याल है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन 9 मई को रोकने का एक पैगाम आज दिया गया कि जनाब कल अगर किसी ने जुलूस निकाला या अगर किसी ने कोई ऐसी हरकत की तो उनका इलाज ये है। ये भी एक मैसेज दिया गया है आज ढके छुपे अल्फाज में, और आप समझ लें या खुले अल्फाज में, जनाब हम उनको जो जितनी भी लीडरशिप होगी इसको हम पकड़ लेंगे। अब मानना ये था कि यहाँ पे जो भी लोग थे, ये बुकला, ये यहाँ पे इनमें सियासी तफरीक नहीं थी आज। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी बुकला थे, पीपल्स पार्टी के बुकला भी थे, और वो जमात इस्लामी के बुकला भी थे, और आजाद जिनका एक ग्रुप होता है जो हमेशा से रहा है, वो सारे ही थे। कोई इनमें तफरीक नहीं थी आज। पंजाब बार कौंसिल भी थी, लाहौर बार कौंसिल भी थी, लाहौर हाईकोर्ट बार भी थी, फिर सुप्रीम कोर्ट के जो बार थे वो भी वहां पे पहुंच गए। भट्टी साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं कि 9 मई को यानी आज 8 मई लगता है की तरह नजर आया लाहौर का, और कल सारे मुल्क में, सारे पंजाब में हड़ताल की कॉल दी गई है हाई कोर्टों और तमाम बारों की जानिब से। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तरफ हुकूमत पावर शो करेगी कि ये जाहिर करने के लिए कि 9 मई का वाक़ा काबिल मज़म्मत था, तो दूसरी तरफ ये वाक़या हुकूमत के ख़िलाफ़ काबिल मज़म्मत होना जा रहा है। वकला की जानिब से ब्रेक के बाद आएंगे। तो इस सियासी हंगामाराई में हम ज़रा नज़रअंदाज कर गए कि सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा सरमायाकारी का वफ्द आ रहा था, और यकीनन इस वक्त जो क्राइसिस है उसमें वो मदद करता। लेकिन आपने देखा कि जब स्क्रीनों पर ऐसे मनाजिर नज़र आएंगे तो बाहर आने वाले क्या सोचेंगे कि वो सरमायाकारी लेकर क्यों आएँ, कैसे आएँ। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। ईरानी वफ्द के बाद सऊदी वफ्द की आमद, और वो भी एक बहुत बड़े सरमायाकारी वफ्द के साथ, बड़ी अहमियत का हामिल है कि कहते हैं कि जी $5 अरब का जो है सरमायाखोरी है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में अगर हम ये देखें कि कल का सारा दिन हमारा स्क्रीन है DGISPR और फिर उनको जवाब में देने वाले PTI के रहनुमाओं पर छाई रही। फिर आज भी हम ये देखते रहे कि ये मनाजिर आए जो कोर्टों के, तो ये तो पूरा ऐसा लगता है कि पस मंज़र लगा। मतलब बड़े हमारे ब्यूरो चीफ हैं, एडिटर नॉर्थ हैं, सोहेल भट्टी साहब शुक्रिया। बढ़िया, आप ये समझते कि एक तरफ सरमायाकारी बहुत बड़ी आ रही है, MBS भी शायद आ रहे हैं, लेकिन वो लोग भी यानी स्क्रीनें भी देखते होंगे, माहौल भी देखते होंगे, और आपको भी इल्म है कि सरमायाकारी के लिए, सरमायाकारों के लिए सबसे बड़ी चीज़ तो इस्तेहकाम होता है, पॉलिटिकल इस्तेहकाम। तो आप नहीं समझते कि ये जो कन्फ्रंटेशन के माहौल में किस तरह ये सरमायाकार आके कंफर्ट फील करेंगे, या हमारे यहाँ सरमायाकारी आ सकेगी? भट्टी साहब ये सब बहुत आपका वैलिड पॉइंट है। यकीनी तौर के ऊपर दुनिया जब कोई भी इन्वेस्टर हो किसी भी मुल्क में सरमायाकारी करने जाता है तो 2 चीज़ें उसकी प्रायोरिटी हैं। फर्स्ट वन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, दूसरा वहाँ पे जो उस मुतलका हुकूमत की, मुतलका कंट्रीज की पॉलिसीज हैं वो कितने क्लियर हैं और कितनी इफेक्टिव हैं और जिनके ऊपर अमल दरामद किए जाते हैं। इन 2 चीज़ों के बाद ही फैसला करता है सरमायाकारी का। बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में इस्तेहकाम एक बहुत बड़ा मसला रहा है। ये जो सऊदी डेलीगेशन आजकल पाकिस्तान पहुँचते हैं और बहुत जोशो जज्बे के साथ सरमायाकारी करने के हवाले से अपने वो आज़म का इजहार कर रहे हैं, बुनियादी तौर के ऊपर ये मामला को 5 साल से तवील का शिकार था। ये 2019 की अंदर जो हमारे पाकिस्तान सऊदी अरब के तल्लुकात कुछ मुतासिर हुए, उसके बाद ये सिलसिला डिसकंटिन्यू हो गया। अदरवाइज ये इन्वेस्टमेंट शायद बहुत पहले आ चुकी होती। लेकिन अब पाकिस्तानी हम जिस निगाह से सूरत हाल को देख रहे हैं, हमारे सियासतदान जिस पोलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा नहीं कर पा रहे, लेकिन
सऊदी डिफरेंट एंगल से सारे मामला को देख रहे हैं। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान नहीं, लेकिन इसमें आप ये नहीं समझते भट्टी साहब के इसमें टाइमिंग, हाँ, जो भी होता है उसमें टाइमिंग बहुत अहम होती हैं। यानी गालिबन 7, 8, 9 मई को आना था, और ये भी आपको इल्म था कि ये तमाम ताज़ा भी होता है जब मुझे और आपको इल्म है। तो ये जो मैं आपसे कह रहा था कि मेरा ख्याल में आपने भी पूरा कवर कर रहे हैं, इस्लामाबाद में बैठे हैं, और कितनी हमने तवज्जो दी कि उनके वफूद की को स्क्रीनों पर तवज्जो देने में। कल सारा दिन में DGISPR, आज लाहौर में सड़कों पे मार दहाड़। बेली साहब, आपने दुरुस्त निशान देखी, यही कलमिया है बासियत कौम। हम अपनी डायरेक्शन को ठीक करने के लिए सही हिकमतअमली गालबन नहीं अपना रहे, और उस संजीदगी का ये पास्ट के बिटर एक्सपीरियंस से शायद हम लर्न नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद सिविलियन और उसकी क़यादत डिटरमेंट है। उन्होंने इस हवाले से काफ़ी काम किया, गैर मुल्की सरमायाकारों को काफ़ी हद तक उन्होंने इत्मीनान को बहाल किया, और उसी की रिफ्लेक्शन है सऊदी वफद के यहाँ पहुँचना। और आप ये सुनो, यकीनी तौर पर हमारे नाज़रीन एक यूनिक इंफॉर्मेशन होगी जो रिसेंटली 3 रोज पहले तक यहाँ पर जो 3 रोज तक डेलीगेशन ने क्या किया, ये सऊदी अरब के मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां थी। मुझे खुद उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला, और GTV के साथ उन्होंने खसूसी तौर पर बात भी की। वो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के साथ, गवर्नमेंट कंपनीज के साथ नहीं, पाकिस्तान के प्राइवेट बिजनेस के साथ वो बिजनेस करने जा रही हैं। ये एक यूनिक इंप्रेशन है बिलखसूस पाकिस्तान के ऊपर, जिस एतमाद का वो इजहार कर रहे हैं, और पाकिस्तान की मौशियत को बेहतर बनाने के हवाले से। सिर्फ यही नहीं, वो यहाँ पे सरमायाकारी करने के लिए आ रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानी सरमायाकारों को, कराची के बहुत से ताजरों को उन्होंने इनवाइट किया। भट्टी साहब, शुक्रिया, आपने दुरुस्त कहा कि यकीन अरब जो हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है उसकी ख्वाहिश है, बल्कि माजी उनका हमारे सामने है कि उनकी ताई कोशिश होती है कि पाकिस्तान को कड़े मुश्किल माशी सूरत हाल में उनकी मदद की जाए। इसीलिए एक बहुत बड़ा सरमायाकारों का वफ्द आया, गालिबन 5 अरब बिलियन डॉलर की सरमायाकारी मुतवक्को है, उससे भी ज़्यादा MBS यानी उनके वलीअहद की आमद भी मुतवक्को है। इसके साथ ही GTV से मुजाहिर बेली को इजाज़त दीजिए।